अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 12 डे 1। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायनेमिक राउटिंग को इन डिटेल पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमने गो थ्रू किया है दैट इज़ रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप के दो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। दोनों को किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्को आईओएस में, हमने लास्ट वीक वो देखा। उसके साथ साथ वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 की किस हद तक आपस में कंपैटिबिलिटी है और किस हद तक नहीं है, इसको डिटेल के साथ हमने समझा था। इसी सिलसिले को आज हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आज जो हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ना शुरू करने लगे हैं वो अगला तकरीबन 1 महीना जो है वो अब चलेगा, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज ओएसपीएफ। और ओएसपीएफ के बारे में ये याद रखिएगा कि ओएसपीएफ पढ़ते हुए हम सिर्फ ओएसपीएफ ही नहीं पढ़ रहे होंगे, इसमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी शामिल होगी, उसके मुख्तलिफ टूल्स भी होंगे, कुछ ट्रबल शूटिंग टूल्स हैं वो भी शामिल हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ओएसपीएफ के लिए नहीं है, बाकी प्रोटोकॉल्स में भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है उसके लिहाज से हम जो कुछ भी सीखेंगे वो रिप पे भी अप्लाई होता है, वो ओएसपीएफ पे भी होता है, वो आईएसआईएस में भी होगा, वो आगे बीजीपी में भी होगा। ओएसपीएफ हमारे लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म का काम करेगा और उसको इस्तेमाल करते हुए हम काफी सारी चीजें सीख जाएंगे। तो सिर्फ अगले जिस 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ उसमें महज ओएसपीएफ नहीं है, उसके साथ साथ काफी सारी चीजें और भी शामिल होंगी, ठीक है जी। राउटिंग लूप्स कैसे बनते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं, उनको आप किस तरीके से लूप्स को तोड़ते हैं, लूप्स को अवॉइड कैसे किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जुबानी कलामी तो डिस्कस हुआ है, तो उसको आगे इन डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। डिफरेंट राउटिंग पॉलिसी या डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल जब कन्फिगर होते हैं तो उन्हें एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करते हैं और पॉलिसीज के साथ कैसे करते हैं, पॉलिसीज के बगैर कैसे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट वीक जाते जाते मैंने रिप के हवाले से आप लोगों को एक सवाल दिया था कि आप जाके कोशिश कीजिएगा कि आप उसे सॉल्व करें, ठीक है जी। तो वो उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया। अगर मैंने कहा था अगर आप बगैर लैब बनाए सॉल्व कर सकते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लैब बना के रिजल्ट्स को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है तो आप लैब बना के कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने उसे ट्राई किया। अगर एक इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है जी, जो मैंने कहा था गालिबन माइक्रोसॉफ्ट के किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है, वो भी मैंने आपको कहा था जरा उस पर थोड़ा बहुत गौर कीजिएगा। इंटरनेट पे भी आप उसको ढूंढेंगे तो इजीली आपको सवाल भी मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। कुछ लोगों को मिला भी, उन्होंने एज इट इज वो सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दिया। वो तो अगर आपने एज इट इज व्हाट्सएप करना था तो वो तो मुझे भी पता है कि क्या सवाल है और क्या जवाब है, ठीक है। थोड़ी अपनी आपने उसके अंदर इनपुट शामिल करनी थी, ठीक है। बहरहाल वो जो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिप वाला सवाल मैंने आपको दिया था उसे एक बार जरा क्विकली सॉल्व कर लें कि उसमें आप लोगों ने बेसिकली करना क्या था। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें थे 4 राउटर्स, ठीक है जी। यूं कर लें, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी एंड राउटर डी, चारों आपस में वैन लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड थे इस तरीके से। और उसके बाद राउटर डी का एक लैन था अलग से, मैंने कहा था यहाँ पे लैपटॉप हो सकता है, कोई स्विच हो सकता है, उसके आगे मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकती हैं। सिमिलरली मैंने कहा था राउटर बी का भी एक लैन नेटवर्क है, जिस तरह हम बनाते होते हैं उसी तरह का एक लैन नेटवर्क। यहाँ ये इसका फास्ट ईथरनेट 0/0, ये इसका फास्ट ईथरनेट 0/0। अच्छा, ए और सी का जो लैन नेटवर्क था इसके बारे में मैंने आपको ये कहा था, आप बजाय के उनका अलग अलग लैन बनाने के दोनों का जो लैन है इसको आप आपस में क्या कर दें, कनेक्ट करवा दें, ठीक है जी। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 ऑफ राउटर ए को फास्ट ईथरनेट 0/0 ऑफ राउटर सी के साथ आप जोड़ देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो पोर्ट्स के नंबर थे वो मैं क्विकली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ। लेट से इसका सीरियल 0 इसके सीरियल 0 के साथ, इसका सीरियल 1 इसके सीरियल 0 के साथ, इसका सीरियल 1 इसके सीरियल 0 के साथ और इसका सीरियल 1 इसके सीरियल 1 के साथ, क्योंकि 0 ऑलरेडी यूज हो चुका है।
उसके बाद जनाब ए और बी के दरमियान जो नेटवर्क था वो था 1.0.0.0, ठीक है जी। आईपी लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट नेटवर्क आईडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.0.0.0 वाला नेटवर्क था, यहाँ 2 वाला नेटवर्क था, यहाँ 3 वाला नेटवर्क था और यहाँ 4 वाला नेटवर्क चल रहा था, ठीक है। राउटर बी का जो लैन नेटवर्क था वो था 192.168.2.0, ठीक है, /24, और डी का 192.168.4.0/24, ठीक है जी। अच्छा, ए और सी का चूंकि कॉमन लैन नेटवर्क है, उसकी नेटवर्क आईडी है 192.168.1.0/24। यहाँ पे था 1.1 और यहाँ पे था 1.2, आमने सामने सेम नेटवर्क के आईपी। इस नेटवर्क के बारे में मैंने कहा था, इस पे रिप का वर्जन 1 या रिप का वर्जन 2 हमने इनेबल कर दिया। भाई रिप चल रहा है, जो मर्जी वर्जन हो, रिप इनेबल कर दिया गया है। राउटर ए के तमाम नेटवर्क्स, बी के, सी के, डी के तमाम नेटवर्क्स रिप में एडवर्टाइज करवा दिए हैं, ठीक है। और मैंने कहा था रिप अगर चल गया है तो सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कि इस वक्त अगर राउटर ए में जाके कमांड दी जाए शो आईपी राउट या शो आईपी रूट, तो इसकी आउटपुट क्या नजर आएगी, सिर्फ वो आउटपुट आप लोगों ने लिखनी थी। ये सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जाते हुए दिया था। मैंने कहा था थोड़ा बहुत आप इस पर अगर टाइम लगाएंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप में से कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया? आपने किया, आपने किया, आप दोनों ने किया, ठीक है। ए और सी को आपस में जो कनेक्ट कराया, ठीक, डायरेक्ट आप स्विच के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते, और आप इनको डायरेक्ट आपस में भी कनेक्ट करा सकते थे, ठीक है। चले वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है जी। आपका लिंक नहीं आप हुआ, उसकी ए और सी के दरमियान लिंक आपका आप नहीं हुआ। आपने केबल क्रॉसओवर यूज की थी या स्ट्रेट थ्रू? यही तो बात है, यहाँ पे क्रॉसओवर केबल लगनी थी क्योंकि दोनों का खानदान सेम। आपने GNS3 पे किया था और आपका लिंक अप हो गया था, तो फिर तो लैब भी होगी उसने पैकेट ट्रेसर में किया होगा ना सर। किसी और को तो नहीं भेजती? अच्छा चले, फिर मैंने वो देखी नहीं है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। लेकिन आपके केस में जो है वो क्रॉसओवर केबल अगर आप यूज करते तो हो जानी थी। तो आपके अकेले का नहीं हुआ या उन दोनों का भी नहीं हुआ? आपका हो गया, कनेक्ट हो गए थे, लैब हो गई ना, मतलब स्विच भी लगा दे तो बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो केबल चेंज किया और साथ ही लिंक आपका अब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है। अच्छा, साथ में मुझे याद आया कि वो 2 लोगों को लैपटॉप्स भी देने थे हमने, ठीक है जी। वो लैपटॉप आ चुके हैं, मैंने जवाद साहब के हवाले कर दिए हैं। जवाद साहब से मैं पूछ लूंगा कि उन्होंने जो सिलेक्ट कर लिया आपने, एक बंदा ऑनलाइन में से होना चाहिए, एक बंदा इस क्लास में से होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी आपको क्राइटेरिया पता है, उम्मीद है आपने उसके मुताबिक इंतखाब किया होगा। फिर भी एक दफा मुझे बता दीजिएगा, और क्लास के बाद जो है वो आप मुझे बता दें और उनको फिर आप लैपटॉप दे दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, जिसको भी लैपटॉप मिलेगा, खैर वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस पर GNS3 इंस्टॉल कर दिया हुआ मैंने, 6.2 वाला पैकेट ट्रेसर भी है, सिक्योर CRT भी है। सिक्योर CRT में लैब्स खुद बहुत ओपन भी हो रही हैं, इंस्टॉलेशन ये मैंने कहा। इसके अलावा और उस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। विंडोज उस पर लाइसेंस्ड है, ठीक है जी, तो उसको ना ही छेड़े तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ओके जनाब, तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा और नेक मकासद के लिए इस्तेमाल, और आप जब इस काबिल हो जाए तो फिर आप भी आगे लोगों को लैपटॉप दिया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, ये 2 बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ क्लास में से किसी पे दिल किया मेरा, तो मैं कोई अच्छी हरकत की, उसने कोई अच्छा जवाब दिया, तो ये सिस्को की बुक्स हैं जी, वो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है जिसको भी दूंगा नौबत तो नहीं आएगी इसको पढ़ने की, लेकिन फिर भी बंदा सजा तो सकता है, ठीक है जी। भी बंदा रख ले, कभी बंदा देख ही लेता है, काम आ जाती है, ठीक है। वैसे इनमें से एक किताब मोटी वाली है, एक जरा पतली है, ठीक है। जो मोटी किताब है इसके 2 वॉल्यूम है, 2 में से मेरा हाल है अभी एक है। तो जब आप ये, और ये वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 1 नहीं है। आप पहले वॉल्यूम 2 पढ़ लीजिएगा,
जब वो खत्म हो जाए तो फिर वॉल्यूम 1 भी ले आइएगा, ठीक है जी, बल्कि मेरे से ही ले लीजिएगा। पढ़ ही ना लें आप इसको कहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो वो किसी भी वक्त अभी मैं वो क्लास में, जब भाई देखो ना, सबसे पहले तो ये वाली मैं इसको हसन को दे देता हूँ, इसने लैब की थी ना। अब आप में से, आप क्योंकि आप ज्यादा सारे लोग हैं, सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। ये गुड, तुमने लैब की। देखो अरे आप बाकी क्लास जो है वो आप पे भी आफरीन है, कितने ईमानदार और सच्चे लोग हैं, लेकिन उसका आपका आपको मिलेगा अभी कुछ ना कुछ, ठीक है जी। देखें बाकी क्लास हमारी इतनी ईमानदार है, उन्होंने कहा जी हमने नहीं, कर लो जो करना है, ठीक है जी। तो देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था आपके पास फिर एक मौका है, आप डायनामिक राउटिंग से भी साथ चल पड़े तो एंड तक सुकून से जिंदगी गुजर जाएगी, वरना हर आने वाला दिन अब इतना भयानक होगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो हमने देखा ही कुछ नहीं है जो आगे शुरू होने वाला काम, ठीक है जी। तो कोशिश करें अभी भी साथ मिल जाए, ठीक है जी, अभी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी ये दूसरी क्लास का, मैं दूसरी किताब का क्लास के दौरान फैसला करता हूँ क्या करना है, ठीक है जी। तो है दो ही वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, वो आपने करने हैं आप, ठीक है जी। लागू मुझे यही भाई देना तो आपको ही चाहिए, ये दे दो यार इन चारों को, ये ले दे दो, पीछे दे दो, क्योंकि और किसी ने लैब भी नहीं की, अब ये कुछ तो करके आए हैं, ठीक है जी। चले, हाँ चैप्टर बांट बांट के ना पढ़ लेना, ठीक है, और फिर जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ के पूरी किताब डिस्कस कर लेना, वेरी गुड। अच्छा जी, तो इसका आप सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो टोटल कभी भी स्टैटिक या डायनामिक राउटिंग जो है, कभी भी स्टैटिक या डायनामिक राउटिंग आपके सामने अगर आए जिसमें आपको सॉल्व करना हो, तो मैंने कहा था सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि नेटवर्क गिन लेने हैं। तो इस तस्वीर में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? तुम्हारे 6 नेटवर्क है, मैं किताब वापस भी ले सकता हूं। टोटल नेटवर्क कितने जी? 7, 4 वैन और 3 लैन, एक लैन कॉमन है ए और सी के दरमियान, बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले हम हमेशा देखा करते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड को, राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं? 3, ठीक है जी। तो वो सी के साथ टेबल में नजर आएंगे ना, डायरेक्टली कनेक्टेड का कोड सी होता है, ठीक है जी। अच्छा 1.0.0.0/8, ठीक है जी। और ये वाला नेटवर्क किस इंटरफेस के साथ है? सीरियल 0, सीरियल 0 के साथ, राउटर बी के साथ कनेक्टेड और सीरियल 0 है। अच्छा दूसरा नेटवर्क है ये 4 वाला, ये 4.0.0.0/8, और ये इंटरफेस कौन सा है? सीरियल 1, जबरदस्त हो गया जी, सीरियल 1। उसके बाद जो तीसरा नेटवर्क है वो फास्ट ईथरनेट के साथ है, दैट इज 192.168.1.0/24, और इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0। डायरेक्टली कनेक्टेड इसी तरह ही है ना जी, ये 3 है और इस तरह से इसके टेबल में नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। टोटल है 7, 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब है बाकी 4 जो लाएगा वो कौन होगा? रिप होगा। वर्जन 1 है तो वर्जन 1, वर्जन 2 है तो रिप का वर्जन 2, ठीक है। तो बाकी के 4 रिप लेकर आए। अब वो रिप कैसे लाएगा ये देख लेते हैं। ये बताइएगा, ये जो राउटर बी का लैन नेटवर्क है 192.168.2.0, राउटर ए से हमने अगर यहां तक पहुंचना है तो एक ऑप्शन है ए से निकले, बी को क्रॉस किया और यहां पहुंच गए। हॉप काउंट कितने बनते हैं? 1, उनके क्रॉस आप सिर्फ राउटर बी को करेंगे, ठीक है। आप किसी भी और रास्ते से आ जाएं, हॉप काउंट 1 से ज्यादा ही बनेंगे। तो लिहाजा ए से बी के लैन नेटवर्क तक पहुंचने का तो बेस्ट बात यही है कि आप ए के सीरियल 0 से निकले और बी पे पहुंच जाए, ठीक है जी। तो रिप ये एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से लेके आएगा, ये मैं ऊपर लिख देता हूं आर के साथ, बल्कि अगले पेज पे लिखता हूं क्योंकि ये हिस्सा मेरी रिकॉर्डिंग में यहाँ पे वो लोगोज और कैमरा शैमरा आ रहा होता है, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। आर के साथ एंट्री आएगी 192.168. उसके बाद जनाब 2.0/24, फिर आपको पता है कि एक ब्रैकेट भी होती है, 120 इसका एडी वैल्यू है, /1 इसका हॉप काउंट है।
आगे नेक्स्ट हॉप का आईपी भी लिखा होता है और इंटरफेस भी लिखा होता है। तो नेक्स्ट हॉप इंटर के लिए इंटरफेस सीरियल 0 है और आईपी 1.1.1.2 होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही हो गया जी। तो ये एक एंट्री इस तरह से आ गई। टोटल है 7, आपके टेबल में 4 एंट्रीज हो चुकी हैं, 3 डायरेक्टली कनेक्टेड और एक रिप वाला। अच्छा जी, आप आ जाते हैं डी के लैन नेटवर्क के लिए। ए पे हैं आप और डी के लैन में जाना है। ए के सीरियल 1 से निकले, डी को क्रॉस किया और डी के लैन में पहुंच गए। ए के सीरियल 1 से निकले, डी को क्रॉस किया और डी के लैन नेटवर्क में पहुंच गए। ठीक है जी। कितने हॉप आ रहे हैं? एक। आप कहीं और से जहां मर्जी से ट्राई कर लें, हॉप काउंट एक से ज्यादा ही होंगे, तो लिहाजा यही बेस्ट बात है। ठीक है जी। अब इसको लिखेंगे कैसे? इंटरफेस सीरियल 1 है, नेक्स्ट हॉप का आईपी यहां बनता है 4.1.1.1 और ये था 4.1.1.2, लिहाजा 4.1.1.1 जो है वो नेक्स्ट हॉप का आईपी बनेगा। आर के साथ एंट्री आएगी 192.168.3.0 या 4.0/24 120 इसका एडी वैल्यू है। हॉप काउंट अभी हमने गिना एक बनता है। सीरियल 1 से आप बाइंड निकलेंगे और आईपी अगर होगा तो 4.1.1। 7 में से 5 हो गई, 2 रह गई और जो 2 बाकी रह गई हैं सारा ट्विस्ट था ही उसमें। सारे का सारा ट्विस्ट कहानी का उन्हीं 2 में था। वही उन्हीं के लिए बेसिकली समझे कि मैंने ये सवाल बनाया था। ठीक है जी। और ये सवाल आपको दिया गया। आएंगे तो वो भी रिप के साथ, लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, ये वो नेटवर्क है कौन सा? एक है ये 2 वाला और एक है ये 3 वाला। 2 वाला नेटवर्क और 3 वाला नेटवर्क। ठीक है जी। सबसे पहले 2 वाले नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। ए के सीरियल 0 से निकला, बी को क्रॉस किया और 2 वाले नेटवर्क में पहुंच गया। एक ऑप काउंट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेस्ट में से ही होगा, क्योंकि एक ऑप से कम तो हो नहीं सकता, अदरवाइज तो फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता ना। एक ऑप काउंट है, ये बेस्ट पाथ में से एक हो सकता है, अकलौता यही रास्ता हो सकता है एक हॉप काउंट वाले हमें कोई और मिल जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले ए से निकले, बी को क्रॉस किया, सीरियल 1 से बाहर आए तो 2 वाला नेटवर्क आ गया। ठीक है, इसको तो जरा लिख लेते हैं। रिप के साथ 2 वाला नेटवर्क 2/8 120/1 सीरियल 0 ऑफ राउटर ए और नेक्स्ट स्टॉप है 1.1.1.2, क्योंकि बी को आपने नेक्स्ट स्टॉप बनाया ना, ये हो गया। ठीक है। अब जो कहानी में असल ट्विस्ट था, अब उसकी बात होने लगी है। भाई ए के सीरियल 1 से अगर आप निकले तो आपको डी को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर सी को क्रॉस करना पड़ेगा, ये बन जाएंगे हॉप काउंट कितने? 2। तो ये तो अच्छा नहीं हो सकता। अब जरा देखें, ये जो ए का फास्ट ईथरनेट 0/0 है, अगर हम यहां से निकले, ठीक है जी, तो अभी तक कोई हॉप नहीं हुआ, अभी तक कोई हॉप नहीं हुआ, अभी तक कोई हॉप नहीं हुआ, अभी तक कोई हॉप नहीं हुआ। आप अब सी को क्रॉस करके अगर इधर आ जाएं तो कितने हॉप काउंट बनते हैं? एक हॉप काउंट। रेप में मीटर या इंच नहीं नापने होते, हॉप काउंट नापने होते हैं। ये रास्ता मैंने जानबूझ के बाहर से यूं करके लंबा सा इसलिए बनाया था ताकि अक्सर लोग यही सोचो इतना लंबा रास्ता है, और वैसे भी इतना वो दूर बनाया हुआ है कि नजर जाती नहीं, ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो आपने इंचेस या मीटर नहीं नापने, हॉप काउंट अगर आप नापेंगे तो यहाँ भी एक हॉप काउंट ही बन रहा है। दोबारा देख लें, पैकेट अगर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 से बाहर निकले तो कोई हॉप नहीं हुआ अभी। ठीक है जी। यहां से चलते 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 आप सी पे पहुंचे और सी को क्रॉस करें, यानी सी के फास्ट ईथरनेट 0/0 से एंटर होके सी के सीरियल 0 से, ये सीरियल 0 है, सी के सीरियल 0 से बाहर निकलेंगे तो कौन सा नेटवर्क आ जाएगा? 2 वाला। तो इधर भी एक ही हॉप काउंट बन रहा है। किसी एक नेटवर्क पे जाने के लिए अगर मल्टीपल सेम पाथ्स हो और वो बेस्ट हो, उनका मैट्रिक सेम हो, तो सारे ही सिलेक्ट होते हैं ना। तो इसका मतलब है 2 वाले नेटवर्क पे जाने का एक रास्ता नहीं है बल्कि 2 है, और दोनों में हॉप काउंट 1 है। आउटगोइंग इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 बनेगा, नेक्स्ट हॉप का आईपी 192.168.1.2 बनेगा। यहाँ पे ये देखें जी, ये इसका आईपी 1.2 है। आउटगोइंग इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसके ऑपोजिट अगर आप यहाँ पे आए तो ये आईपी 192.168.1.2 बनता है। आपने तो हसन लैब की भी है ना। ठीक है, आप जब शो आईपी राउट कर रहे हैं ए पे तो आपको यही नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर एक ट्रिक था। दूसरा, भाई
ए और सी को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट ही करना था ना, मैं चाहता तो ये लाइन सीधी भी लगा सकता था ऐसे, और लाइन उसूलन सीधी ही लगती है, सिर्फ उसको बाहर से निकाल देने की वजह से अक्सर लोगों की नजर या ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। अगर आप इसको सीधा बना दे फिर भी बंदा कंसिडर कर ही लेता है कि यार ये भी एक छोटा रास्ता ही लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो टेक्निकली ए और सी को आपस में डायरेक्ट ही कनेक्ट करना था। वो लैन से भी कनेक्ट हो सकता है, वो वैन से भी कनेक्ट हो सकता है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो मैंने इनको आपस में इस तरह से कनेक्ट कराया हुआ था, और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो एक नेटवर्क पे नहीं है बल्कि दो पे आया हुआ है। वो कैसे? ये 3 वाला नेटवर्क देखें अब जरा आप, 3 वाला नेटवर्क राउटर ए से 3 वाले नेटवर्क पे जाने का एक रास्ता है, आप सीरियल 1 से बाहर निकले, डी को क्रॉस करें और 3 वाले नेटवर्क पे आ जाए, एक ऑप काउंट बन रहा है। सिमिलरली आप ए के फास्ट ईथरनेट 0 से निकले, सी पे पहुंचे, सी को क्रॉस करें, यानी सी के फास्ट ईथरनेट 0 से एंटर होके सीरियल 1 से बाहर निकल जाए, एक हॉप काउंट बनता है। तो लिहाजा दोनों रस्तों में हॉप काउंट क्योंकि एक है, लिहाजा दोनों ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है जी, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 3 वाला नेटवर्क, और ये नेटवर्क का एनालिसिस करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है जी, तो 3 वाले नेटवर्क के लिए राउटर ए के सीरियल 1 से बाहर निकलेंगे, नेक्स्ट स्टॉप होगा 4.1.1.1, और आप अगर इसके फास्ट ईथरनेट 0/0 से भी बाहर निकलेंगे तो आप 192.168.1.2 को भी अपना नेक्स्ट स्टॉप बना के एक हॉप काउंट के साथ 3 वाले नेटवर्क पे पहुंच जाएंगे। ये आउटपुट होनी चाहिए थी राउटर ए की। ठीक है जी, और हसन जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे पास आउटपुट बिल्कुल इसी तरीके से आ रही है। जिन्होंने ये लैब की हुई है, आपकी आउटपुट बिल्कुल ऐसी ही आनी चाहिए। ठीक हो गया जी, ओके जनाब। तो एक सवाल ये था जो पिछले हफ्ते मैंने आपको दिया था, पूरा हफ्ता था आपके पास, लेकिन आपको पता है जिंदगी कितनी मसरूफ होती है, वक्त नहीं मिल पाता हमें। तो बहुत सारे लोग ज्यादा मसरूफ थे, उन्हें वक्त नहीं मिला। ये 5-6 लोग तो आपको पता है फारिग हैं, ये कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है जी, देखो जुमाना तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे, वो कह रहे वेले लोग, आपको भी यही कह रहे हो, वो 4 भी वेले, ये भी वेला। ठीक है, साहब लगा लें वैसे दुनिया। ठीक है, अच्छा जी, तो ये काम आपको दिया गया था भाई, तब नहीं किया तो अब कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा। ठीक है जी, शायद कोई समझ आ जाए। ठीक है, कदर पता आपको किस दिन आनी है? जिस दिन आपसे इंटरव्यू में होना ना सवाल, और नौकरी होनी है बड़ी कमाल किस्म की। ठीक है जी, और जब वो आपके हाथ से निकलेगी तो फिर आपको जो है वो कदर आएगी। तो मैं चाहता हूं उससे पहले पहले ही आप जो है वो, और ये मेरी बात पे आप यकीन कर लें। ठीक है जी, मुझे अब माशाल्लाह 17वां साल शुरू हो गया है ये काम करते हुए। ठीक है जी, मैंने गालिबन ये 5 सितंबर को समझे ये सिलसिला शुरू हुआ था 2007 में। ठीक है जी, तब से अब तक ये सीन चल रहा है। ठीक है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से अब आइडिया है पूरी दुनिया में कहाँ पे किस बंदे से किस तरह का इंटरव्यू में सवाल किया जाता है। और अब तो ये भी चांसेस हैं कि ज्यादातर चांस इस बात का भी है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो मेरा या मेरे से बड़ों का स्टूडेंट ही होगा। ठीक है जी, तो लिहाजा आप इन बातों को संजीदगी से लें। अगर आप ये फैसला कर चुके हैं कि आपने यही फील्ड जो है वो आगे इसमें करियर बनाना है, ठीक है, तो फिर आप ये चीजें जो है थोड़ा ध्यान से सीख लें। थोड़ा सा ही वक्त, आधा टाइम तकरीबन आपका गुजर चुका है, आधा ही बाकी है, वक्त का पता भी नहीं चलेगा। आप तो वैसे भी वीकेंड पे ही आते हैं। ठीक है, तो बाकी का वक्त कोशिश करें जरा सीरियस होकर अच्छे तरीके से पढ़ाई में गुजार लें। आइंदा आने वाले टॉपिक डेफिनेटली ज्यादा अहम है। ये जितनी मेहनत अब तक मैंने की है ये उन्हीं टॉपिक्स के लिए की है ताकि उनकी आपको अच्छी समझ आ जाए। जैसे अब आगे OSPF है, फिर ISIS है, BGP है, MPLS है, फिर स्विचिंग के टॉपिक्स हैं। ये सारी जो आपकी ग्राउंड बनी है उन टॉपिक्स के लिए बनी है। ठीक है जी, तो अब तो संजीदा होने का टाइम आया है, अब बाकी का टाइम आप लोगों ने कोशिश करना है अच्छे से गुजार ले। चले जनाब, दूसरा सवाल भी था एक हमारा जी। GNS3 में किसके बगैर? फास्ट ईथरनेट को आपने ए के फास्ट ईथरनेट को के फास्ट ईथरनेट 0/0 को सी के फास्ट ईथरनेट 0/0 से जोड़ देना है।
मुझे दिखा दो, मैं कर दूंगा। करा दिया। सुबहान अल्लाह, भाई का दिमाग किधर फंसा हुआ है। मैंने अभी ये बात बताई है, तार सीधी लगे, तार में बल डालना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। वो स्ट्रेट कनेक्शन ही बनेगा। मैंने कहा था मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसे बल दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। असल में वो तार सीधी है, ठीक है जी। भाई बहुत डीपली सोचता है, आपने इसको इजी नहीं लेना, ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है जी। चले तो अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए, दिमाग जहाँ पे अड़ा हो। टेक्निकली तार ने सीधा ही लगना है, ठीक है जी, वहां पे वो इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। चले जनाब, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। जो एक छोटा सा सवाल आपको मैंने दिया था, मैंने कहा था इंटरव्यू में पूछा क्या हो सकता है, आपसे ही पूछा जाए उसका। ठीक है। एमडेक्स का फीचर ये है, अगर आप इसको इनेबल कर दें तो इसके बाद जो है वो आपको स्ट्रेट थ्रू या क्रॉस ओवर का जो रूल्स आप फॉलो करते हैं वो फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप हर जगह पे स्ट्रेट थ्रू केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप आपके पास iOS इमेज जो है वो सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा। आजकल जितनी भी नई डिवाइसेस आ रही हैं उनमें बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होता है, ठीक है जी। तो आप बहुत सारी जगहों पे, हर जगह पे नहीं चाहे तो स्ट्रेट थ्रू केबल लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिवाइस बीच में ऐसी निकल आई जो रूल्स को फॉलो करती हो तो फिर आपको वहां क्रॉस ओवर की जगह क्रॉस ओवर ही लगानी पड़ेगी। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप रूल्स को फॉलो करें, ठीक है जी। अच्छा जी, वो दूसरा सवाल, ठीक है जी, वो क्या था वैसे, क्वेश्चन क्या था। एक बादशाह है, ठीक है, एक बादशाह है, ठीक है जी, और उसने कोई दावत दी है, बहुत सारे और ममालिक के बादशाह और वजीर वगैरह बुलाए हुए, ठीक है जी। तो उसने उनके लिए कोई 1000 पानी की बोतलें मंगवाई। हमने कहा था हम हलाल वर्जन बना लेते हैं इसका, ठीक है जी। 1000 लेट से पानी की बोतलें उनके लिए ऑर्डर की गई हैं, और बादशाह सलामत को ये मुखबरी हो जाती है कि इन 1000 बोतलों में से एक में जहर है, और ऐसा खतरनाक जहर है जिसको कंज्यूम करने के, जिसको इस्तेमाल करने के 10 घंटे बाद बंदा मरता है, ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं 10 ही था, पक्की बात। तो 10 घंटे बाद जो है वो बंदा मर जाता है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या था जी कि बादशाह सलामत को चूंकि मुखबरी हो चुकी होती है, तो बादशाह सलामत अपने जो मुलाजिम हैं उनको कहते हैं जी आप ये सारी बोतलें ट्राई करें, ठीक है जी, और आपने वो बोतल इनमें से तलाश करके देनी है जिसमें जहर है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था, या इंटरनेट के ऊपर जो ये सवाल है उसका क्वेश्चन ये है कि बादशाह सलामत को कितने मुलाजिम चाहिए उन बोतलों में, उन 1000 बोतलों में से एक बोतल को तलाश करने के लिए जिसमें जहर है। इसका मैंने जवाब तो दे दिया था, लेकिन वो कैसे था ये हम लोगों ने ढूंढना था, थोड़ा सा इस पे दिमाग इस्तेमाल करना था। तो मैंने कहा था जी 10 मुलाजिमों की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे जरूरत पड़ेगी ये देख लेते हैं। हाँ हाँ, ये खत्म थोड़ी कर देनी थे, चखना ही है, तो चखने के लिए कितने मुलाजिम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। और मैंने ये भी कहा था जवाद भाई भी तलाश करेंगे, जाहिर है उन्हें भी टाइम नहीं मिला होगा, ठीक है जी। तो और मैंने ये भी कहा था इसका सोल्यूशन जो है ना वो बता भी दिया जाए तो इतनी जल्दी समझ नहीं आता, ठीक है जी। तो चले ट्राई करते हैं, आपको समझ आता है या नहीं आता, ठीक है। फिर इस तरह के और भी सवाल आते हैं, वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपसे ये सवाल करने की रीजन ये थी कि आपके साथ इसका ताल्लुक बनता है, वो इस तरह से बनता है कि वो बाइनरी के कॉम्बिनेशंस आपको याद होंगे, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, यानी 1 2 4 8 16 32 64। बेसिकली ये उन्हीं से ही सॉल्व होना था ये सवाल, ठीक है। 8 बिटों के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 256। 8 बिटों के 256। 9 बिटों के 512। 10 बिटों के 1024। 1000 बोतलें इनमें से किसमें फिट आती हैं, 1024 वालों में, ठीक है जी। तो कितनी बिटों के 1024 कॉम्बिनेशन होते हैं, 10, ठीक है जी। तो बेसिकली ये उसी तरीके से सॉल्व होगा, वो मैं आपको अब करके दिखा देता हूँ। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। ये बिटें कितनी हो चुकी हैं, नहीं
भाई यहां तक 8 नहीं हो जाती, तो 9 और 10, ठीक है। आप इनको ऐड करें तो ये 0 से लेकर 1023 तक आपके नंबर बन जाएंगे इसमें, जिसमें 1000, यानी अगर बोतलें 1024 भी होती हैं तो इसी में सॉल्व हो जाना थोड़ा, ठीक है। लेकिन आपकी बोतलें सिर्फ 1000। अच्छा, ये जो 10 मुलाजिम है ना, आप यूं समझे ये उनके नाम है या नंबर है, आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है जी। एम्प्लॉय आईडी 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512, ठीक है जी। मैं कहता हूं समझाने के लिए सिर्फ आपको कि बोतल नंबर 520, बोतलें टोटल हैं कितनी? 1000। हमारे केस में बोतलें 1000। बोतल नंबर 520 में जहर है। किसमें जहर है? अगर 520 में जहर हुआ तो उसके लिए क्या होगा जी? उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 520 बनाने के लिए 512 की जरूरत पड़ेगी। ये भी नहीं चाहिए, 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 8 ऐड करें 520 पूरा आ जाता है। उसके बाद ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। 520वीं बोतल के अलावा किसी भी और बोतल में जहर नहीं है। उन्हें पीने से किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन दो बोतलों को पीने से फर्क, मतलब इन इन 520 बनाने के लिए इन मुलाजिमों ने ये वाली जो बिटें इस्तेमाल की हैं, ठीक है जी। यानी इन मुलाजिमों ने जो बोतल पी है, जहर सिर्फ उसमें था। इन दोनों ने जो बोतल पी है, जहर सिर्फ उसमें, इसके अलावा किसी भी और कॉम्बिनेशन में जहर नहीं है। 10 घंटे बाद पता क्या होगा? सारे बाकी जिंदा रहेंगे, ये दोनों मर जाएंगे। और वो कहेंगे कौन सा वाला मुलाजिम मरा है? तो जवाब आएगा मुलाजिम नंबर 512 और 8। इनकी आईडी को ऐड किया जाएगा तो बोतल नंबर कौन सी निकलेगी? 520। इसका मतलब है बोतल नंबर 520 में जहर था। इसके अलावा किसी और में जहर नहीं था, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। बाकी सारों को जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? बाकी सारे जिंदा रहेंगे, क्योंकि बाकी के 999 कॉम्बिनेशन, बल्कि हमें तो यूं कहना चाहिए बाकी के 1023 कॉम्बिनेशन में जहर नहीं था, सिर्फ इनमें था, ठीक है जी। तो इसका मतलब है बोतल नंबर 520 में जहर था, उसको अलग कर लिया जाएगा, बाकी की 999 बोतलें इस्तेमाल। हुआ क्या है कि सिर्फ वो बोतल ढूंढने के लिए 2 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। और आपको पता है पुराने वक्तों में ये कोई बड़ी बात नहीं होती थी। आज भी वो कह रहे हैं, आज के दौर में भी ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल, तो आप वो मूवीज में देखते हैं, आराम से हमें दिल किया, गुस्सा किया, सर उतार दिए, चलो। बहरहाल यहाँ पे ये इसका तरीकाकार था, ठीक है। इस पे अब आप थोड़ा सा मजीद तन्हाई में जब आप गौर करेंगे तो फिर ये आपको 100% समझ आ जाएगी। तो कहानी बेसिकली ये थी, वो सारी कहानी इसके गिर्द घूम रही है। ले जी, अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है डायनामिक राउटिंग, जिसमें आज हम अपना, और डायनामिक राउटिंग में हमने आगाज किया है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से, उसमें से रिप हम पढ़ चुके हैं, रिप को हमने कवर कर लिया है। और रिप को गो थ्रू करने की मैंने आपको कहा था वजह सिर्फ ये है कि डायनामिक राउटिंग का तारुफ बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर हम यही तारुफ डायरेक्ट ओएसपीएफ से शुरू करें तो थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं। अब हमारी ऐसी बेस बन गई हुई है रिप को पढ़ के कि हमारे लिए ओएसपीएफ को अब समझना, ओएसपीएफ को पढ़ना, बल्कि किसी भी प्रोटोकॉल को पढ़ना को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। हमें 9 सवाल ऐसे हैं जिनका पता है कि हमने वो तो रिप से भी पूछने, ओएसपीएफ से भी पूछने, बीजीपी से भी पूछने, आईएसआईएस से भी। वो 9 सवाल क्या होते हैं जी? वो 9 सवाल है, सबसे पहला एल्गोरिथम क्या है, दूसरा आईजीपी है कि ईजीपी है, तीसरा एडी वैल्यू क्या है, चौथा राउटिंग अपडेट्स को कैसे हैंडल करता है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करता है, इवेंट बेस्ड है या पीरियोडिकली करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा 5वां सवाल मेट्रिक क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट पाथ क्या है। छठा सवाल बड़े नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है या छोटे नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया। सातवां सवाल कन्वर्जेंस टाइम फास्ट है या स्लो है, ठीक है जी। आठवां सवाल क्लासलेस क्लासफुल दोनों को सपोर्ट करता भी है या नहीं,
ठीक है जी। और उसके बाद आखिरी 9वां सवाल, समझना आसान है और कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है या मुश्किल है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर है, ठीक है जी। तो हमने ये एक लाइन इसके हवाले से लिखी थी। देखें, अब रिप में तो ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसीलिए बेसिक 9 प्रॉपर्टीज थी। अगर किसी और प्रोटोकॉल में इससे बढ़कर कोई चीज है, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगी, कोई 10वीं प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी, जो जैसे कि आज ओएसपीएफ में ऐसा होगा, ठीक है। ये बुनियादी तारुफ है, आगे फिर इसके अलावा डिटेल्स तो बेतहाशा होती हैं, जो कि ओएसपीएफ के केस में आप सारी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि जब तक हमारी डायनेमिक राउटिंग चल रही है, ये वाली एक तस्वीर आपके नोट्स में मैं वक्तन फवक्तन ऐड कर दिया करूंगा। अच्छा, ये सिस्को की ना एक बुक में से जो है वो ये तस्वीर उठाई गई है। इसमें तारीखें कुछ लिखी हुई हैं, कौन सा प्रोटोकॉल कब आया था, किसका वर्जन कब आया था, कितने वर्जन है, कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ था। और ये भी बता दो, इन तारीखों में ये कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा सवाल, और इन तारीखों में एक आधे साल का फर्क भी निकल आता है अक्सर। आप किसी और इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म पे कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तो वहां पे एक आधा साल ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है जी। उसकी रीजन ये है कि एक तो टाइम होता है किसी भी चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद वो चीज कमर्शियली इस्तेमाल कब से होना शुरू हुई वो अलग बात है, स्टैंडर्डाइज कब हुई वो अलग बात है। तो कोई एक वेंडर उसके स्टैंडर्डाइज होने की तारीख पे कर लेता है, एक वेंडर जो है वो उसके इस्तेमाल होने की, कमर्शियलाइज होने की डेट पिक कर लेता है। जैसे आपको यहाँ पे बीजीपी नजर आ रहा है, बीजीपी आपको पता है अपनी नोयत का एक अकलौता ही प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1995, बीजीपी 1995 में कमर्शियली इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, लेकिन बीजीपी स्टैंडर्डाइज 1989 में हो गया था। तब का बना हुआ, इतने साल लगे इंडस्ट्री को इसे एडॉप्ट करने के लिए, इसे कबूल करने के लिए। तो बन ये 1989 में गया था, तब से स्टैंडर्डाइज्ड है, लेकिन 1995 से कमर्शियली इंप्लीमेंटेशन इसकी शुरू हुई थी, उससे पहले इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मौजूद ये था, ठीक है। बहरहाल ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखें, आपको ओएसपीएफ का जो एक सबसे पहला वर्जन नजर आ रहा है, दैट इज वर्जन 2। देयर इज नो वर्जन 1 ऑफ ओएसपीएफ। यहाँ पे आपको ओएसपीएफ का कोई वर्जन 1 दिखाई नहीं दे रहा, वर्जन 2 है और ओएसपीएफ का वर्जन 3 है, ठीक है। ओएसपीएफ वर्जन 2 किसके लिए जी? ओएसपीएफ का वर्जन 2 IPv4 की राउटिंग के लिए है, और ओएसपीएफ का जो वर्जन 3 है ये IPv6 की राउटिंग के लिए। हम अभी पढ़ रहे हैं IPv4 राउटिंग, हम पढ़ रहे हैं IPv4 राउटिंग, ठीक है जी। तो लिहाजा हम अभी जिस वर्जन को पढ़ना शुरू करने लगे हैं, दैट इज ओएसपीएफ वर्जन 2। ओएसपीएफ वर्जन 2। जब हम IPv6 की राउटिंग को पढ़ेंगे उस वक्त भी बारी आ जाएगी ओएसपीएफ के वर्जन 3 की भी। तो ओएसपीएफ वर्जन 2 जो है ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि आज मतलब शुरू हो रहा है, जो कि 1991 से हमारे पास मौजूद है। OSPF वर्जन 2, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या OSPF। आगे लिख लेते हैं जी 1991। और हमें 9 सवाल पता है जो हमने से पूछने, और हमें कोई डर खौफ नहीं है राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ने का, क्योंकि वो 9 पॉइंट हमारे पहले ज़हन में। हमने सबसे पहला सवाल इससे पूछना भी, तुम्हारा एल्गोरिदम क्या है? रिप का क्या था? डिस्टेंस वेक्टर। ओएसपीएफ का जो एल्गोरिदम है दैट इज कॉल्ड लिंक स्टेट। ओएसपीएफ के एल्गोरिदम को क्या कहते हैं जी? लिंक स्टेट एल्गोरिदम। और लिंक स्टेट एल्गोरिदम होने की वजह से इसको LSRP भी कहते हैं। इसको किसको? ओएसपीएफ को। ओएसपीएफ एक LSRP है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप क्या था? DVRP, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और ओएसपीएफ है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, ये लिंक स्टेट के और भी कुछ नाम है। लिंक स्टेट को SPF एल्गोरिदम भी कहते हैं, एल्गोरिदम। लिंक स्टेट को SPF, OSPF का O हटा दें, बाकी बच जाता है SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, ठीक है जी। SPF एल्गोरिदम या शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम।
इस एल्गोरिदम को जो बनाने वाला शख्स है, अच्छा ये एल्गोरिदम इस बंदे ने बनाया है, ओएसपीएफ इसने नहीं डेवलप किया हुआ, ये याद रखिएगा, मैं एल्गोरिदम की भी बात कर रहा हूं। इस एल्गोरिदम को बनाने वाले बंदे का नाम है ये, इसके नाम के आगे फिर आप लिख देंगे एल्गोरिदम, ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इट इज नॉट डिजिक्स्ट्रा, ठीक है जी, ये डाइक्स्ट्रा है। डाइक्स्ट्रा एक डच वर्ड है, मैं पहले इसको स्पेनिश समझता था। स्पेनिश में जो जे की साउंड है ना, वो एच वाली होती है, हा वाली होती है, ठीक है जी। जिस तरह फजीता नहीं होता, फहीता होता है, इस तरह जैलापिनो भी नहीं होता, हेलापिनो होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता, ये जे एच नहीं है। डच लैंग्वेज में जे की जो साउंड है वो हमारे वाई की तरह की है, इट इज डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है जी। अच्छा, अब डाइक्स्ट्रा जो है वो एक बंदे का नाम है। अगेन आपको अगर इस बंदे के डाइक्स्ट्रा के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी हो तो आपके लिए मैंने आपके नोट्स में ऐड कर दिया है, ठीक है जी। तो डाइक्स्ट्रा किसी चीज का नाम नहीं है, इस बंदे का नाम है। दुनिया से कूच किए हुए इनको कोई 21 साल जो है वो गुजर चुके हैं। 2002 में ये दारे फानी से कूच कर गए, नामालूम जहानों की तलाश को निकल गए थे, ठीक है जी, लुकमा अजल हो गए थे। इन सारी चीजों का मतलब यही होता है, मर गए थे, ठीक है जी। तो ये उनका पूरा नाम है जी, ऊपर बाकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको कोई दिलचस्पी हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इनके नाम के ऊपर ये एल्गोरिदम है डाइक्स्ट्रा। इनके बनाए हुए एल्गोरिदम को यूज करते हुए IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ओएसपीएफ एक IETF स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहा है, यानी ओएसपीएफ IETF का स्टैंडर्ड है। IETF स्टैंडर्ड होने का मतलब है ओपन स्टैंडर्ड है, सिस्को, हवावे, जुनिपर, माइक्रोटेक, हर वेंडर में ये सपोर्टेड होता है, किसी एक वेंडर का स्पेसिफिक नहीं है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो 1991 में IETF ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था ओएसपीएफ को, और अब तब से लेकर अब तक आज तक ये हमारे दरमियान मौजूद है। एक और सवाल हमारा इसी स्टेज पे होता है, ठीक है जी, कि कोई भी प्रोटोकॉल है तो उसका ताल्लुक OSI या TCP/IP मॉडल की किस लेयर के साथ है। तो रिप के बारे में आपको याद है मैंने क्या बताया था? रिप के बारे में मैंने, रिप किस लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 2। आप तो बहुत नीचे ले गए उसे, मतलब वो रिप तो अपनी नजरों से गिर गया होगा ये सुन के। और ये भी याद रखिएगा कि कभी ऐसा मत सोचिएगा कि लेयर 2 का राउटिंग प्रोटोकॉल तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है रिप, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और मैंने कहा था जैसे टेलनेट को आप ट्रीट करते हैं ना, जैसे HTTP है, उसी सफ में जो है वो रिप भी है, ठीक है। और मैंने मिसाल दी थी, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और कुछ लोग रहते कहीं और हैं, सर्विसेज लेने या सर्विसेज देने के लिए उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। रिप का अपना घर जो है वो तो एप्लीकेशन लेयर में है, बट ये सर्विसेज देता है लेयर 3 की आईपी राउटिंग को। करता तो आईपी राउटिंग है ना, और आईपी राउटिंग तो फंक्शनैलिटी है लेयर 3 की, नेटवर्क लेयर की, ठीक है। लेकिन रिप खुद एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। लेकिन ओएसपीएफ के बारे में ऐसा नहीं है। ओएसपीएफ यूं समझ लें उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार होता है इसका जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ओएसपीएफ वाकई ही लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल। और जो लेयर 3 प्रोटोकॉल है ना, अच्छा, लेयर 3 प्रोटोकॉल होने का मतलब ये है कि ये टीसीपी या यूडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये टीसीपी और यूडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है टीसीपी से भी और यूडीपी से भी, ठीक है। ये अपने, और इसका पोर्ट नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब जिनका पोर्ट नंबर नहीं होता फिर उनका क्या होता है? उनका प्रोटोकॉल नंबर होता है। जो लेयर 3 प्रोटोकॉल्स है ना, उनका अपना कोई ना कोई प्रोटोकॉल नंबर होता है। तो ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर है, ना कि पोर्ट नंबर है। प्रोटोकॉल नंबर इज 89। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर 89 है। ये इंटरव्यूज के लिए, एग्जाम्स के लिए बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। मुझे तो लगता है कल की असेसमेंट में डाल देना चाहिए मुझे ये, ठीक है जी। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर क्या जी? 89। इंटरव्यू लेने वाले ने पता क्या कहना है? उसने कहना भाई हमारे नेटवर्क में ना राउटिंग के लिए प्रोटोकॉल 89 इनेबल्ड है। तो
आपको कोई तजर्बा है इस प्रोटोकॉल 89 का? तो सादा लफ्जों में वो आपसे कह रहा है जी आपको OSPF आता है, लेकिन वही बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो प्रोटोकॉल नंबर 89 इज बेसिकली OSPF, ठीक है जी। ओके जी, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, एक बेसिक तारुफ था। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, हमें पता है जी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने क्या सवाल पूछना है OSPF से, और उसका जवाब भी हमारे पास है, और तीसरे सवाल का भी जवाब हमारे पास है। नंबर 2, OSPF इज एन IGP। OSPF एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर नहीं है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होने का मतलब क्या होता है? विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्फ़िगर होगा, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान नहीं। डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान के लिए क्या यूज होता है? BGP, क्योंकि वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, और विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। तो OSPF एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। नंबर 3, तीसरे नंबर पे OSPF का AD वैल्यू से क्या बनता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो OSPF का AD वैल्यू याद है किसी को? भाई मैंने तो बड़ी कोशिश किया बहाने से आपके असेसमेंट्स में मैं पूछता रहूं ये सवाल, ताकि आपको याद रहे, भूले ना। डायरेक्टली कनेक्टेड का 0, स्टैटिक राउटिंग विद आउटगोइंग इंटरफेस का भी 0, स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट हॉप IP का 1, रिप का 120, ISIS का 115, OSPF का 110 और EIGRP का 90। BGP के 2 मेथड है कॉन्फ़िगरेशन के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाले का 200, एक्सटर्नल वाले का 20, ठीक है जी। कोशिश करूंगा जब मौका मिले ये बोल दिया करूंगा, इस बहाने आपके ज़हन में कुछ ना कुछ बैठ ही जाएगा। तो OSPF का AD वैल्यू जो है वो 110 है। चौथा सवाल हमारा OSPF से कि OSPF जो है वो अपनी राउटिंग अपडेट्स को कैसे हैंडल करता है, यानी OSPF राउटिंग अपडेट्स। अच्छा, इन्हें राउटिंग अपडेट्स भी कहा जाता है, इन्हें राउटिंग इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, और एक और टर्म भी यूज होती है राउटिंग एडवर्टाइजमेंट्स। एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। OSPF राउटिंग अपडेट कह लें, राउटिंग इंफॉर्मेशन कह लें, राउटिंग एडवर्टाइजमेंट्स कह लें, ठीक है। अच्छा, OSPF में ना राउटिंग अपडेट्स या राउटिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल होती है जिसको LSA भी कहा जाता है। LS से क्या बनता होगा? लिंक स्टेट। भाई OSPF में अगर कहीं LS लिखा हुआ आ गया ना, तो उसका मतलब लिंक स्टेट है। तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, LSA या लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स। OSPF की राउटिंग अपडेट्स को LSA भी कहते हैं। आप OSPF राउटिंग इंफॉर्मेशन कह लें, राउटिंग अपडेट कह लें, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट कह लें, बात एक ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा यहाँ पे रिप के वर्जन 1 को याद करते हैं जी। उसमें क्या था? वो क्या करता होता था? हर 30 सेकंड बाद अपनी राउटिंग अपडेट को ब्रॉडकास्ट करता था। रिप का वर्जन 1, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता था? 255.255.255। आपका नाम क्या है? आपका ही? हाँ हाँ, मैं। आप लास्ट वीक मेरे हाल नहीं आए थे, इसीलिए आज जब मैं रिप की बातें कर रहा हूँ थोड़े खोए खोए लगते हैं। मैं जब भी रिप का जिक्र करता हूँ ऐसी शक्ल बनाते हैं कि अच्छा ये भी कोई बात हुई थी, क्योंकि आप नहीं थे। वही ना, इसीलिए उसके असरात साफ नजर आ रहे हैं। ये ना समझे कि मैंने आपको आपके हाल पे छोड़ा हुआ है, एक एक बंदे में मेरी कड़ी नजर है, ठीक है जी। तो बहरहाल, तो खैर, आपकी एक आदत है, आप आए हो या ना आए हो, ठीक है, आपकी बात लाभ वाले भाई, ठीक है, ठीक। तो मुजम्मिल नाम है, जो मुजम्मिल भाई है ना जी, ये आए हो लास्ट लेक्चर में या ना आए हो, ये हंसते मुस्कुराते रहते, ये बड़ी अच्छी बात। उसकी वजह उनकी सोबत है, उनके जो दोस्त हैं वो उन्हें दुखी होने ही नहीं देते, ठीक है। तो बहरहाल जी, हम बात कर रहे थे राउटिंग अपडेट्स की। रिप वर्जन 1 जो है वो अपनी अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस था 255.255.255.255। रिप का वर्जन 2 जो था उसमें क्या फर्क था? रिप वर्जन 2 करता हर 30 सेकेंड के बाद ही था,
लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं करता, मल्टीकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट नहीं करता, और उसका मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.9 224.0.0.9। ठीक है जी। और मैंने कहा था ये भी इंटरव्यूज और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि रिब वेरिएंट 2 का एड्रेस क्या है। अच्छा, इसमें मैंने आपको याद है डीबगिंग भी दिखाई थी लास्ट टाइम, और मैंने ये सवाल इस तरह से बनाया था कि भाई शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड आपने नहीं देनी, उसके बगैर आप बता सकते हैं कि रिब का वर्जन कौन सा चल रहा है। ठीक है जी। तो मैंने कहा था एक तरीका ये है, डीबग आईपी पैकेट की कमांड यूज कर लें, उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस है अगर वो 255.255 हुआ तो ब्रॉडकास्ट, अगर 224.0.0.9 हुआ तो रिब वेरिएंट 2 होगा। एक तरीका ये था, और दूसरी कमांड थी शो आईपी प्रोटोकॉल्स। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि रिब का वेरिएंट 1 चल रहा है या रिब का वेरिएंट 2 चल रहा है। और एक और तरीका था, अगर आप पिंग करें 224.0.0.9, पिंग करें 224.0.0.9, तो आपको जवाब कहां से आएगा? आपको जवाब सिर्फ रिब वेरिएंट 2 एनेबल्ड डिवाइसेस से आएगा, रिब वेरिएंट 2 एनेबल। और अगर कहीं से जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब है दूसरों पे रिब का वेरिएंट 2 नहीं चला हुआ। ठीक है जी, ठीक है जी। बिल्कुल आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन किसी और पे रिब वेरिएंट 2 इनेबल्ड नहीं है। अच्छा जी, अब ओएसपीएफ में क्या होता है ये देखने। पहली बात, आप सब लोगों ने इत्तेफाक किया था इस चीज से कि राउटिंग अपडेट को टाइमर बेस्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप टाइमर को बढ़ाएंगे तब भी नुकसान है, घटाएंगे तब भी नुकसान है। मतलब घटाने में यह है कि मैंने वही काला पेन याद आ गया होगा, ब्लैक पेन। ठीक है, अगर मैं 30 सेकंड बाद कह रहा हूं कि मेरे पास ब्लैक पेन है, और अगले 30 सेकंड बाद भी मैं कह रहा हूं मेरे पास ब्लैक पेन है, अगर आप इस टाइमर को घटा देंगे तो मैं हर 10 सेकंड बाद कहूंगा मेरे पास ब्लैक पेन है, मेरे पास ब्लैक पेन है। ठीक है, तो मैं रिसोर्सेज पे बोझ डाल रहा हूँ। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मैं कहता हूं 30 की बजाय 60 कर दो, तो मैंने आपको भी बताया मेरे पास ब्लैक पेन है, बताते साथ ही मेरे पास ब्लैक पेन और एक फोन आ जाता है। अब इस फोन की इंफॉर्मेशन मेरे पास तो है, ठीक है जी, लेकिन आप लोगों को कब पता लगेगी? 60 सेकंड बाद, यानी 1 मिनट बाद। अब अगला 1 मिनट नेटवर्क में ऐसा होगा कि एक नई चीज आ चुकी है और आपको पता ही नहीं है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? कन्वर्जेंस टाइम स्लो हो जाएगा। तो टाइमर बढ़ाने का भी नुकसान है, उसको घटाने का भी नुकसान है। तो टाइमर बेस तो होना ही नहीं चाहिए, और ऐसा ही है ओएसपीएफ की जो राउटिंग अपडेट्स हैं, ना सिर्फ ओएसपीएफ की बल्कि आईएसआईएस की भी, ईआईजीआरपी की भी, बीजीपी की भी। ठीक है, इन सब, यानी रेप को छोड़ के बाकी जितने भी इस वक्त प्रोटोकॉल हैं, सब में इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स, और इन्हीं अपडेट्स को इवेंट बेस्ड अपडेट्स भी कहा जाता है। यानी जब कोई चेंज आए तो फौरन एडवर्टाइज कर दें, और अगर कुछ नया बताने के लिए नहीं है तो आप खामोश रहेंगे। उसमें चेंज आ जाए, ठीक है जी, तो फौरन एडवर्टाइज कर दें, चेंज नहीं है तो बिला वजह रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, कुछ अरसे बाद आगे जाके बताऊंगा कि ओएसपीएफ के अंदर एक 30 मिनट का, आधे घंटे का एक टाइम होता है, लेकिन उसकी बेस पे आप इसको ये नहीं कह सकते कि प्रोटोकॉल पीरियोडिक अपडेट भेजता है। ठीक है, इस पे अभी बात ही नहीं कर रहे, अभी फिलहाल आप इसको ही समझे। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स, इवेंट बेस्ड अपडेट्स भी आप इनको कहते हैं। चेंज आने की सूरत में एडवर्टाइज होगी, अदरवाइज खामोश रहेंगे। अच्छा, अब जब चेंज आती है तो फिर आप वेट नहीं करते, फौरन बता देते हैं। इसका मतलब है ना रिसोर्सेज पे बोझ पड़ेगा, और दूसरी बात, राउटिंग अपडेट्स आपकी बड़ी इफेक्टिवली, एफिशिएंसी के साथ, कम से कम वक्त में सबको पता भी लग जाएगा, यानी आपका कन्वर्जेंस टाइम भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स। अगला सवाल, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट? ठीक है, तो ओएसपीएफ के अंदर याद रखिएगा राउटिंग अपडेट्स मल्टीकास्ट होती हैं, और अगर मल्टीकास्ट होती हैं तो फिर कोई ना कोई मल्टीकास्ट एड्रेस भी जरूर होगा। ठीक है, तो ओएसपीएफ में याद रखिएगा 2 मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल होते हैं, एक 224.0.0.5 वाला और एक 224.0.0.6। ओएसपीएफ के 2 मल्टीकास्ट एड्रेस हैं 5 और 6।
जाहिर अब सवाल जी इनमें फौरन आता है कि 2 क्यों है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जिस हद तक अभी बताया जा सकता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 224.0.0.5 एंड .6। अच्छा आपने ना आखिरी ऑक्टेट याद रखना है। रिव वेरिएंट 2 का क्या था 9, ओएसपीएफ का क्या है 5 और 6, बाकी सेम ही है, पहले 3 ऑक्टेट सबके ही सेम होते हैं, ठीक है जी। तो 9, 5 और 6, 9, 5 और 6। अच्छा आप कहेंगे उधर 9 इधर गिनती उल्टी चल रही है, बिल्कुल उल्टी नहीं चल रही। रिव वेरिएंट 2 कब आया था 1994 और ये कब आया है 1991, ये उससे पहले बना था, वो बाद में आया था, तो लिहाजा अगर उधर 9 है तो ठीक है, ठीक है जी। तो 5 और 6। अच्छा अब ये 5 और 6 की कहानी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जितनी आपको इस वक्त अभी समझ आ सकती है। अच्छा जो 224.0.0.5 वाला एड्रेस है ना, डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ OSPF enabled devices। जिस तरह 9 वाला क्या डिफाइन करता है, अ ग्रुप ऑफ रिव वेरिएंट 2 enabled device। 5 क्या करता है, अ ग्रुप ऑफ OSPF enabled, यानी दुनिया में हर OSPF enabled डिवाइस जो है, दुनिया में हर OSPF enabled डिवाइस का ये वाला एड्रेस तो होगा ही होगा 5 वाला। 224.0.0.5 का क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ OSPF enabled डिवाइस। जिस डिवाइस पे OSPF चल रहा है उसका ये एड्रेस तो होना ही होना है हर हाल में। जो 6 वाला एड्रेस है दूसरे वाला वो स्पेशल है, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो था ही, ऑब्वियस ही बात है, फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, ये तो नहीं था, ठीक है। जो 6 वाला एड्रेस है वो स्पेशल एड्रेस है OSPF में, और उसका क्या मकसद आपको बताता हूं। नेटवर्क के 2 बिहेवियर्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, आपको वक्तन फवक्तन भूलते रहेंगे, मैं याद दिलाता रहूंगा आपको। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क याद है जी, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, और दूसरा होता है मल्टी एक्सेस। मल्टी एक्सेस, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ये आपको याद है मैंने कब बताया था, आखिर वो क्या हालात और वाकयात थे जब मुझे आपको ये बताना पड़ा था, वो दिन कौन सा था, हम क्या पढ़ रहे थे, सबनेटिंग पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही है। सबनेटिंग में /31 और /30 आया था। /30 का मतलब ये होता है होस्ट की बचेंगी 2 बिटें, 2⁻²⁴ -2, ठीक है जी। 2 बिटें अगर होस्ट की बचती हैं तो उसमें एक नेटवर्क आईडी भी मिल जाएगी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी मिल जाएगी, दरमियान में 2 आईपी भी मिल जाएंगे। यहां मैंने आपको कहा था कि अगर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो ना, उसमें मैक्सिमम 2 डिवाइसेस हो सकती हैं जिनको आपने आईपी देने हैं। पॉइंट टू पॉइंट में आप ब्रॉडकास्ट करें या यूनिकास्ट करें, इंपैक्ट एक ही जैसा आएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में अगर एक मैं हूं ना तो दूसरी तरफ एक ही बंदा है, अब मैं उस पर यूनिकास्ट करूं तब भी आपको मिलना है, ब्रॉडकास्ट करूं तब भी आपके पास ही जाना है उसमें, तो लिहाजा ब्रॉडकास्ट एड्रेस की टेक्निकली जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने कहा था /30 से बेहतर है /31 इस्तेमाल किया जाए, उसमें 2 कॉम्बिनेशन निकलते हैं और दोनों को इस्तेमाल किया जाता है एज आईपी एड्रेस, तो आपको नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उस वक्त ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस का जिक्र हुआ था। तो पॉइंट टू पॉइंट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें मैक्सिमम 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। और प्रोटोकॉल कौन सा होता है इसके लिए, HDLC और PPP। अगर आप HDLC या PPP इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दोनों प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए। और मल्टी एक्सेस क्या है, ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सके। मल्टी एक्सेस ऐसा नेटवर्क है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सके, उसे मल्टी एक्सेस कहते हैं। और इसमें प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, ईथरनेट भी हो सकता है, फ्रेम रिले भी हो सकता है, ठीक है। ईथरनेट या फ्रेम रिले जो है ये मल्टी एक्सेस के लिए, ठीक है। तो वो जो 224.0.0.6 है ना जी, 224.0.0.6 वाला एड्रेस इस्तेमाल कहां पे होता है जी, इट इज यूज्ड, ठीक है, जब आप OSPF ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। OSPF को ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं
व्हेन OSPF इज कॉन्फ़िगर्ड ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, तब ये वाला एड्रेस जो है वो इस्तेमाल होता है, .6 वाला। अच्छा, आप इसको OSPF ओवर ईथरनेट भी कह सकते हैं, आप OSPF ओवर फ्रेम रिले भी कह सकते हैं, ठीक है जी। आज के दौर में चूंकि फ्रेम रिले अब इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा OSPF ओवर फ्रेम रिले की भी कोई अहमियत नहीं है, इस्तेमाल अब ईथरनेट हो रहा है, लिहाजा आपका वास्ता OSPF ओवर ईथरनेट से पड़ेगा। OSPF ओवर ईथरनेट में आपको 224.0.0.6 वाला एड्रेस इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। क्या करेगा वहां पे, इस एड्रेस की वहां अहमियत क्या होती है, ये बड़ा ही दिलचस्प और जबरदस्त टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप पढ़ेंगे। आज नहीं, अभी इसकी बारी नहीं है। ये हो सकता है हमारा पूरा एक वीक ऐसा हो जिसमें एक पूरा दिन का हमारा टॉपिक ही ये हो, और ऐसा ही है। OSPF ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ये पूरे एक दिन का टॉपिक है जिसको आप आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो .6 वहां यूज होता है। .5 किसका है जी? हर OSPF एनेबल्ड डिवाइस का 5 वाला एड्रेस होता है, लेकिन .6 कब यूज होता है? OSPF ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, OSPF ओवर मल्टी, अदरवाइज इसकी कोई अहमियत नहीं है। और मल्टी एक्सेस में क्या अहमियत है ये भी पढ़ना बाकी है, ठीक है जी। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जी? प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम चलते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ठीक है, और जो कि OSPF का मेट्रिक हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। 5वें नंबर पे OSPF मेट्रिक। रिप का मेट्रिक क्या था? हॉप काउंट। रिप का मेट्रिक था हॉप काउंट। एक तो सिंगल मेट्रिक था, यानी एक ही चीज देखी जाती है, और वो सिंगल मेट्रिक क्या है जी? हॉप काउंट। अच्छा, OSPF का मेट्रिक भी, OSPF का मेट्रिक भी सिंगल मेट्रिक ही है, सिंगल मेट्रिक ही है। लेकिन वो सिंगल मेट्रिक है क्या? डिस्टेंस है, बैंडविड्थ है, डिले है, या क्या चीज है? जो भी है एक है और फिक्स्ड है, यानी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। हम OSPF को कहें चलो तुम डिस्टेंस देख लो, हम उसको कहें चलो तुम डिले पे फैसला कर लो, नहीं, प्री डिफाइंड है और फिक्स्ड है। और है क्या? तो जी पहली दफा जब से आपने राउटिंग पढ़ना शुरू किया है, पहली दफा आप हॉप काउंट के अलावा कोई और चीज देखने लगे। आपने स्टैटिक राउटिंग भी हॉप काउंट से की थी, रिप में भी इत्तेफाक से हॉप काउंट ही होता है, ठीक है। तो पहली दफा आप हॉप काउंट के अलावा कोई और मेट्रिक देखेंगे तो OSPF का जो मेट्रिक है दैट इज नोन एज OSPF कॉस्ट, OSPF कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट से हमारे जहन में डेफिनेटली पैसे ही आते हैं, महंगा रास्ता और सस्ता रास्ता, ठीक है जी, महंगे वाला पाथ और सस्ते वाला पाथ। लेकिन यहां पे कहानी ऐसी नहीं है, ये वाली कॉस्ट डिफरेंट। पंखा बंद कर दे जवाद भाई, पंखा बंद कर दे। अच्छा जी, तो OSPF कॉस्ट, OSPF की कॉस्ट जो है जी वो लगता ऐसे ही है, पैसों वाली कॉस्ट होगी, लेकिन कहानी ऐसी नहीं है। OSPF कॉस्ट को मैं डिफाइन करता हूं आपके लिए। OSPF कॉस्ट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होता है अभी पता लग जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, उसके अलावा स्मॉल नंबर है एंड यूनिट लेस। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आपको स्मॉल की समझ आती है, आपको यूनिट लेस की भी समझ आती है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव इंटीजर क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। अक्सर हम पुराना मैथ्स पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, नंबर्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो नंबर होते हैं इसमें ना तो वो नेगेटिव वैल्यू शामिल है और जीरो भी शामिल नहीं है, ये 1 से शुरू होते हैं। यानी पहला पॉजिटिव इंटीजर या सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 और ये सिलसिला आगे चलता जाता है, ठीक है जी। तो OSPF की जो कॉस्ट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, छोटा नंबर है और यूनिट लेस है। यानी छोटे नंबर से मुराद आपको किलो, गीगा, टेरा इस तरह से आपको ये नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। 10, 1, 100 इस तरह के नंबर्स होंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बड़े बड़े नंबर नहीं होंगे।
और कॉस की सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है जी? 1। शुरू ही 1 से होता है, तो 1 से शुरू होता है और आगे चलता है, और ये कोई बड़े नंबर। और दूसरा यूनिट लेस, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। हसन एक बात बताओ कि 2 केले और 2 सेब ये टोटल कितने होते हैं? हसन ने कह दिया 4 होते हैं। है 2 केले और 2 सेब को ऐड करें तो क्या जवाब आता है? 2 केले और 2 सेब। तो थोड़ी देर के लिए हसन जो है वो भूल गया कि ये 4 नहीं होते। ठीक है जी, याद आ गई है ना, बचपन में हमने पढ़ा था यूनिट्स का सेम होना, केले केलों में ऐड होंगे, सेब सेब में ऐड होंगे। ठीक है, तो यहां पे ये यूनिट लेस है। यूनिट एक बहुत बड़ा मसला है। यूनिट्स जब तक सेम नहीं हो जाते आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। तो कॉस्ट एक ऐसा नंबर है जिसमें यूनिट ही नहीं है, तो यानी इसकी जमा तफरीक ज़रब तकसीम ये कहानी बड़ी आसान होगी। इसी बुनियाद पे लिखा हुआ है कि इसको कैलकुलेट, ये ऐसा नंबर है जिसे कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। ठीक है जी, cos is a positive integer, small number and unitless number. It is very easy to calculate. अब अगला सवाल जेन में ही आता है, ये नंबर है तो बड़ा ही अच्छा, आता कहां से है? कोई टेबल है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनको रट्टा लगाना पड़ेगा, या कैलकुलेट किया जाता है? तो कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, डिराइव किया जाता है। कैसे डिराइव किया जाता है? फ्रॉम बैंडविड्थ। कॉस्ट इज डिराइव्ड या कैलकुलेटेड फ्रॉम बैंडविड्थ। तो यहां पे लिख लेते हैं जी। अच्छा, खाली कॉस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा आप ओएसपीएफ कॉस्ट लिखें जहां भी लिख रहे हैं। ओएसपीएफ कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड भी लिख लें, कैलकुलेटेड भी लिख लें, बात एक ही है, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैंडविड्थ। ओएसपीएफ कॉस्ट इज डिराइव्ड या कैलकुलेटेड फ्रॉम बैंडविड्थ। इसे बैंडविड्थ से कैलकुलेट या डिराइव किया जाता है। अच्छा, बैंडविड्थ और कॉस्ट का आपस में रिलेशन क्या है? बैंडविड्थ और कॉस्ट का आपस में रिलेशन क्या है? तो बैंडविड्थ और कॉस्ट का जो आपस में रिलेशन है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। ये लिख लिया आपने? ठीक है जी, इसको कोशिश करता हूं इसी पेज पे मैनेज कर लिया जाए। तो ओएसपीएफ कॉस्ट का बैंडविड्थ के साथ, BW इज बैंडविड्थ, ओएसपीएफ कॉस्ट का बैंडविड्थ के साथ ये रिलेशन है। इसको क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी दो तरह की होती है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कोई एक क्वांटिटी बढ़े तो उसकी वजह से दूसरी भी बढ़ जाए, एक कम हो तो उसकी वजह से दूसरी भी कम हो जाए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी घट जाती है, एक घटे तो दूसरी बढ़ जाती है। इनका रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बैंडविड्थ बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और बैंडविड्थ अगर घटेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। मुझे बताएं, बैंडविड्थ का ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना? बैंडविड्थ का ज्यादा होना अच्छी बात है, तो फिर कॉस्ट का कम होना अच्छी बात है। बैंडविड्थ अगर मैक्सिमम होगी तो कॉस्ट मिनिमम होगी, बैंडविड्थ अगर मैक्सिमम होगी तो कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है जी, तो यहां पे ना मैं ओएसपीएफ का जो मेट्रिक है जिसकी बेस पे वो फैसला करता है उसके बारे में एक लाइन लिख देता हूं। ठीक है जी, ओएसपीएफ में पाथ विद मिनिमम कॉस्ट, हाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, मतलब इसका यही है कि मैक्सिमम बैंडविड्थ। अ पाथ विद मिनिमम कॉस्ट यानी कि मैक्सिमम बैंडविड्थ इज द बेस्ट पाथ इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में वो रास्ता बेहतरीन है, ओएसपीएफ में वो रास्ता बेहतरीन है जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, यानी कि बैंडविड्थ मैक्सिमम है। ओएसपीएफ में वो रास्ता बेस्ट है जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, यानी बैंडविड्थ मैक्सिमम होगी। यहां पे एक सवाल ज़हन में आता है, आप कहेंगे सर जिस दिन से हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ ना,
तब से लेके हमें बैंडविड्थ का तारुफ है, हम बैंडविड्थ को ज्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं, हम बैंडविड्थ से फेमिलियर हैं कि बैंडविड्थ क्या चीज है। तो आप ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बैंडविड्थ से पहले कॉस्ट बनाएंगे और फिर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, वही सीधा सीधा बैंडविड्थ ही कैलकुलेट कर ले। आप सीधा सीधा यही क्यों नहीं कह रहे थे, अ पाथ विद मैक्सिमम बैंडविड्थ इज द बेस्ट पाथ इन ओएसपी। ये कॉस्ट में कन्वर्ट करके हिसाब किताब लगाना जरूरी है क्या? तो आप बैंडविड्थ से ही कैलकुलेट कर ले, ठीक है जी। तो ये होना चाहिए था, अ पाथ विद मैक्सिमम बैंडविड्थ इज द बेस्ट पाथ। आप क्यों कह रहे हैं अ पाथ विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि मैक्सिमम बैंडविड्थ इज द बेस्ट पाथ। तो आप कह रहे हैं जी बैंडविड्थ कैलकुलेट सीधी सीधी क्यों नहीं कर लेते, ये है आपका सवाल, ठीक है जी। इसका जवाब आप अपने आप को खुद ही देंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट पेज पे आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि हम सीधी सीधी बैंडविड्थ ही कैलकुलेट क्यों नहीं कर लेते। तो ये जी एक सिनेरियो बना रहा हूं, राउटर ए ये है, ये रहा राउटर बी, राउटर बी के साथ लैन नेटवर्क में एक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है जी। और लेट से x/24 प्रीफिक्स और उसकी लेंथ, कोई भी प्रीफिक्स हो सकते हैं आप। ए से एक्स तक पहुंचना है आपने, ए से एक्स तक पहुंचना है, रास्ते हैं दो, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से। ऊपर वाले रास्ते में दो राउटर हैं, राउटर सी और राउटर डी। नीचे वाले रास्ते में भी दो ही राउटर हैं, राउटर ई और राउटर एफ, ठीक है जी। इनके दरमियान अब जो लिंक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ये वाला लिंक भी फास्ट ईथरनेट है, ये वाला लिंक भी फास्ट ईथरनेट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैं कहता हूं यहां नीचे वाले रास्ते में ये वाला लिंक भी फास्ट ईथरनेट है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये ब्लू कलर का एक लिंक यहां पे बना रहा हूं, ये वाला लिंक सिर्फ ईथरनेट है, ठीक है जी। अच्छा, बाकी के हमारे जितने भी लिंक्स हैं वो सब के सब जो हैं वो उनको हम कर लेते हैं, वो वैन लिंक्स है, ये भी वैन, ये भी वैन और ये भी वैन लिंक, ये भी वैन लिंक। हर लिंक की जो डिफॉल्ट बैंडविड्थ होती है वो मैं इसके साथ लिख देता हूं। फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ याद है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इधर 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इधर 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद ईथरनेट की कितनी होती है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और ये जो आपके वैन लिंक्स है ना, अगर हम इनकी बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर ना करें तो बाय डिफॉल्ट 1544 किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी, किलो बिट्स पर सेकेंड। इधर भी 1544 किलो बिट्स पर सेकेंड और इधर भी 1544 किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। तो आपके पास राउटर ए से एक्स तक जाने के कितने पॉसिबल पाथ्स हैं, दो। राउटर ए से एक्स तक जाने के लिए दो पॉसिबल पाथ्स हैं। एक रास्ता ये है, ऊपर वाले रास्ते में भी 4 लिंक आ रहे हैं और नीचे वाले रास्ते में भी 4 ही लिंक बनते हैं। तो एक रास्ता नीचे से जा रहा है, एक रास्ता ऊपर से, एक ग्रीन पाथ है और एक रेड पाथ है। तो मेरा सवाल ये है, ग्रीन पाथ बेहतर रहेगा या रेड? ग्रीन में ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी या रेड में ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी? कुछ लोग कह रहे हैं ग्रीन में ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं रेड में ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, यानी नीचे वाले रास्ते में ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, ठीक है जी। और कुछ लोग खामोश हैं, बल्कि ज्यादातर खामोश है, रेड और ग्रीन। ज्यादातर लोगों को रेड वाले में ज्यादा बैंडविड्थ नजर आ रही, ठीक है। और कुछ लोगों को ग्रीन पाथ और कुछ लोग अभी भी खामोश है, ठीक है। हसन, आपको कहां बैंडविड्थ ज्यादा लग रही? रेड में, ठीक है। रेड वाले पाथ की, अब मेरी तरफ देखो, रेड वाले पाथ की टोटल बैंडविड्थ कितनी है? आप उधर नहीं देखना, इधर देखो, रेड वाले पाथ की टोटल बैंडविड्थ कितनी है? ये आपका इसका मतलब है अंदाजा था, आपने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है जी। ज्यादातर लोगों ने भाई ऊपर वाले पाथ की टोटल बैंडविड्थ, आप ये बताओ ना, टोटल ऊपर वाले पाथ की टोटल बैंडविड्थ कितनी है? नहीं ऊपर लो, वो कहते हैं नीचे वाले की पता है, दूसरे पाथ की बैंडविड्थ कैलकुलेट किए बगैर आप फैसला कर रहे हैं।
हैं GB MB 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 102 MB वो भी नहीं है, ऊपर वाले बात की 102 MB है, 102 या 100, ऊपर वाले की भी 102 नहीं है, 103 भी नहीं है। एक मिनट, असल चीज ये आखिरी लाइन पढ़े, a path with minimum cost या maximum bandwidth is the best path in। जब मैंने ये लिखा आपके दिमाग में सवाल क्या आया, सीधा सीधा बैंडविड्थ क्यों नहीं कैलकुलेट कर लेते, तो कर ले फिर, तो कर लेनी थी ना फिर कैलकुलेट, नहीं हुई। ये सवाल अभी बड़ा आसान था, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं, जहां यूनिट्स होंगे वहां पर रूल ये होगा कि यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। किलो बिट्स और मेगा बिट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, या तो सारों को किलो बना लें या सारों को मेगा बना लें। यहां पे भी वैरायटी सिर्फ किलो और मेगा की थी, और सिर्फ किलो बिट्स और मेगा बिट्स की थी। सोचें दरमियान में किलो बिट भी होता, मेगा बिट भी होता, गीगा बिट भी होता, और एक लिंक होता मेगा बाइट। बाइट भी तो है ना, बिट और बाइट ऐड हो सकते हैं आपस में, नहीं। कॉस्ट यूनिट लेस है, बैंडविड्थ यूनिट लेस नहीं है, ठीक है जी। कॉस्ट आसान है, ये सारे मजे कॉस्ट में मिलेंगे आपको, बैंडविड्थ में ऐसा नहीं है। बैंडविड्थ में तो यूनिट हैं, बिट्स भी हैं, बाइट्स भी हैं, मेगा भी है, गीगा भी है, टेरा भी है। अच्छा, एक लिंक पे खाली लिखा हो बिट्स पर सेकंड, और मुसीबत डल जाएगी। यानी इतनी वैरायटी, और हम देखते हैं हर तरह का यूनिट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है जी। तो बैंडविड्थ के साथ ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, ठीक है जी। ये तो फिर आसान था, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते थे, अंदाजा भी लगा सकते थे, लेकिन नेटवर्क अगर बड़ा हो और मल्टीपल टाइप्स के यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हो, तभी हमारे लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कैलकुलेट करना। चले मैं आपको तुक्का लगाने का भी तरीका बताता हूं। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो आप अंदाजन कैसे सही जवाब दे सकते हैं। पहली चीज तो इसमें यह है, जो आप में से अक्सर लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली थी, ये नंबर ना नजरों का धोखा है। लोग देखते हैं 1544, ठीक है, और बाकी 100 और सिर्फ 10, ठीक है। तो ये 1544 किलो है ना, इसको अगर आप मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 1.544 मेगा बन जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 1.5, ठीक है जी, 1.5 MBPS। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इस डायग्राम में कि बैंडविड्थ कैलकुलेट करना आसान है या कॉस्ट, ठीक है जी। तो बैंडविड्थ के साथ हमने एक प्रॉब्लम देखी है कि बैंडविड्थ में होते हैं यूनिट्स, और यूनिट्स जो हैं उनका हमेशा सेम होना जरूरी नहीं है। अगर यूनिट डिफरेंट होंगे तो हमें सबसे पहला काम ये होगा कि सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आ जाए और आपने उसका अंदाजन भी जवाब देना हो, तो आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ये मैं अब आपको समझाने लगा था। उसमें वैसे तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था, आप ये देख लें, ये जो 1544 किलो बिट्स पर सेकेंड है, इससे थोड़ा सा आपको धोखा ये मिल रहा था कि 1544 आपको एक बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर आप इसको किलो से मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 मेगा बिट्स पर सेकेंड है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी जो है वो 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, और नीचे भी ये वाला जो लिंक है ये सिर्फ और सिर्फ 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। मेरा हाल है इसके बाद आप में से अक्सर लोगों का ये जो अंदाजा लगाने वाला भी जो सिलसिला था वो भी काफी हद तक जो है वो बेहतर हो गया होगा, ठीक है। चले मैं इसमें आपको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान करता हूं आपके लिए। लेट्स से मैं मिसाल देता हूं, दो दोस्त हैं ए और बी, इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स के इम्तिहान देने, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स। जैसे ये दोनों दोस्त, ठीक है जी, इनमें से एक दोस्त ऐसा है जिसके 4 में से 3 सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं,
100%, बड़ा लाइक आदमी होता है, ठीक है जी, 100% मार्क्स, तो 3 पेपर के 300 में से 300 हो गए। पासिंग मार्क्स हैं 40, 100 में से 40 जो है वो पासिंग मार्क्स है। चौथे पेपर में ना जी उसके आ जाते हैं 39 नंबर। आप कहेंगे एग्जाम्पल ही गलत है, ये नहीं हो सकता, इतना लाइक बंदा चौथे पेपर में फेल कैसे हो सकता है? उसकी मल्टीपल रीजन हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, तैयारी ना कर सका हो। सबसे मेन रीजन, ऐसे लोगों का अमूमन थोड़ा सा दिमाग खराब हो चुका होता है और किसी ना किसी टीचर से उनका हो जाता है फटा, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, लेकिन किसी एक टीचर से हो गया फटा और फिर टीचर ने भी अपना जो है वो बताना होता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, तो हो सकता है कोई इंतकामी कार्रवाई आपके साथ हो जाए, ठीक है। तो इस बंदे के ना 400 में से नंबर आए 339, ठीक है। अच्छा, इतना लाइक है कि उतने मुश्किल पेपर थे बाकी जिनमें वो पूरे नंबर ले गया, ये यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है जी। आगे चले, आप दूसरे दोस्त को देखें, वो ऐसा दोस्त है जो चारों सब्जेक्ट में ना उसने 40 40 40 और 40। ऐसे लोग भी आपके साथ होंगे यूनिवर्सिटी में, उन्हें ना ज्यादा फालतू टाइम जाया करने की आदत ही नहीं होती। जब वो देख लेते ना मेरा पासिंग मार्क जितना पेपर हो गया है, उठ के चले जाते, फालतू बैठते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे। तो इसके जनाब टोटल 400 में से कितने बने? 160 नंबर आउट ऑफ 400 और दूसरे के 339। लो जी, अब आपकी कॉन्वोकेशन का दिन आता है, इस बंदे को स्टेज पे बुलाया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है, होंगे हाईएस्ट नंबर है, टॉप इसी ने किया है, लेकिन डिग्री नहीं दी जाती, गोल्ड मेडल देके वापस इस बंदे को डिग्री मिल जाती है और ये यूनिवर्सिटी हो जाता है फारिग तहसील, ठीक है। इसको डिग्री देके फारिग कर दिया जाता है, ये आगे अब अपने जिंदगी की दौर में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये भाई साहब अभी तक यूनिवर्सिटी में रहेंगे। इनको डिग्री इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि डिग्री की रिक्वायरमेंट थी आपको तमाम सब्जेक्ट्स को पास करना था। जब तक ये अपना चौथा पेपर पास नहीं कर लेता, इसको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। इस फलसफे से क्या साबित होता है? आपका अच्छा पेपर कितना अच्छा हुआ है ये मैटर नहीं करता, आपका बुरा पेपर कितना बुरा हुआ है ये मैटर करता है। आपका बुरा पेपर कम बुरा हो जाए तो आपकी बचत हो जाती है, वो ज्यादा बुरा हो जाए तो फिर बचत नहीं होती, ठीक है। तो ये यानी सारी कहानी डिग्री के मिलने या ना मिलने का ताल्लुक फिर इस 39 मार्क्स से हुआ ना। लोगों ने ये थोड़ी देखा कि जनाब इसके बाकियों में देखो 100 पूरे थे तो चलो डिग्री दे देते, नहीं दी उन्होंने। इसका मतलब है काम कौन खराब करता है? सबसे बुरा पेपर, ठीक है। अब आप अपने पीछे वाली एग्जांपल में वापस आ जाए, यहां पे अगर आप नोट करें तो ये जो 1.5 MBPS है ना, ये आपका बुरा पेपर है। यहां पे जरा देखें, 1 2 3 और 4, यहां भी 4 ही लिंक्स हैं और नीचे वाले के लिए भी 1 2 3 और ये 4, चौथा लिंक कॉमन है दोनों में, ठीक है जी। तो इधर भी 4 लिंक है, नीचे भी 4 लिंक, उधर 4 सब्जेक्ट थे, इधर 4 लिंक है, तो ये 1.5 जो है वो फेल होने के बराबर है। ऊपर वाले पाथ में 1.5 कितनी दफा आया है? यानी ऊपर वाले के यूं कह लें 2 सप्लियां आ गई हैं और नीचे वाले की सिर्फ 1 सप्ली, तो कम बुरी तरह कौन फेल हुआ है? नीचे वाला। तो नीचे वाला ऊपर वाले से बेहतर है। तो आपने आज के बाद कभी तुक्का या अंदाजा लगाना हो तो आपने ये देखना है, आपने सबसे कम बैंडविड्थ देखनी है और वो देखना है वो कितनी दफा आ रही है पाथ में, उससे आपके लिए अंदाजा लगाना आसान हो जाए। लेकिन अंदाजा तो फिर अंदाजा होता है, वो गलत भी हो सकता है। बेस्ट तो ये है कि आप प्रॉपर कैलकुलेशंस ही करें, और कैलकुलेशन बैंडविड्थ की कैलकुलेशन से ज्यादा आसान कैलकुलेशन किसकी है? कॉस्ट की। अब बैंडविड्थ से कॉस्ट बनती कैसे है और कैलकुलेट कैसे होती है, ये अब आप लोगों ने सीखना है, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक ब्रेक कर लें तो आप तरोताजा होके OSPF की कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे। 11:45 पे आप लोगों ने आ जाना है वापस, ठीक है।